म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अवेयरनेस काफी ज्यादा फैलती जा रही है और साथ में लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एंड ऑफ 2024 इंडिया में लगभग 17.79 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट होंगे। अगर ऐसे में आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले अगर बात की जाए डीमैट अकाउंट की, तो समझ लेते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म यानी ई फॉर्म में अपने शेयर्स को होल्ड करते हो, लेकिन इसमें भी कई सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पहले के टाइम पर आपके पास जब शेयर्स आते थे या फिर आप परचेज करते थे, सेल करते थे, पेपर के फॉर्म में ये सारा काम किया जाता था। आपको पेपर के फॉर्म में ही सेल करना होता था एंड पेपर ही आपको संभाल के रखने पड़ते थे। लेकिन जब से डीमैट आया तो ई फॉर्म में ही सब कुछ प्रोसेस चलने लगा। अब अगर बात की जाए कि आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हो, तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए, बैंक और स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर की बात की जाए तो बेसिकली ये डीपी कहलाते हैं, डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट। बेसिकली ये मिडिल मैन होते हैं एक इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में। जब आप कोई शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो तो वो पहले डिपॉजिटरी के पास ही जाता है, उसके बाद उसमें क्लियरिंग कंफर्मेशन की जाती है और वो शेयर्स फिर आपके पास दोबारा आते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल सर्कुलेट करता है। इसीलिए स्टॉक ब्रोकर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला जाता है, क्योंकि ये मिडिल मैन होते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप मिडिल मैन के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास बेसिकली दो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज हैं। सबसे पहले NSDL और उसके बाद CDSL। NSDL है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब ये जो डिपॉजिटरीज होती हैं यही आपके शेयर्स को मैनेज करती हैं, जितने भी शेयर्स आप खरीदते या फिर बेचते हो। ये तो हमने जाना डीमैट अकाउंट के बारे में। अब जान लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्टली AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हो। यहाँ पर कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। AMCs जो कि आपके म्यूचुअल फंड को हैंडल करती हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अब बेसिकली ये जो स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट की तरह ही होता है। आपके जो AMCs होते हैं वो आपके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि आपके पास कितने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, साथ में आपके रिटर्न से लेकर इंटरेस्ट अमाउंट सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। हर AMC का एक अलग अलग अकाउंट होता है और उसमें ट्रांसफर करने के लिए भी काफी सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वहीं अगर बात की जाए AMC की, तो वहां पर आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट भी अपडेट करा सकते हो। अब अगर बात की जाए कि दोनों में क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो आप थ्रू यूनिट्स ही करते हो, डायरेक्टली आपका अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जैसे कि स्टॉक में जैसे आपने पर शेयर के अकॉर्डिंग आपने अमाउंट दिया और आपको शेयर मिल गया, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो चाहे आपके पास डीमैट अकाउंट हो या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दोनों में ही आपको अपने यूनिट्स को होल्ड करना होता है। अब अगर बात की जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और साथ में कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है टू इन्वेस्ट इन, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस की बात की जाए तो जब आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो इन म्यूचुअल फंड्स, तो वहां पर आपको कई सारे चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अकाउंट हैंडलिंग चार्ज, उसके बाद आपका जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है वो भी आपको फीस पे करनी होती है, एनुअल फीस पे करनी होती है और साथ में कहीं ना कहीं ब्रोकरेज भी लगती है। तो कहीं ना कहीं आपको काफी सारे चार्जेस इसमें पे करने पड़ते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, तो वहां पर आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट डिफरेंस की, तो जब आप डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर यूनिट्स को होल्ड कर रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आप अपने मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को एक साथ चेक कर सकते हो और मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं AMC की, तो आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में एक साथ तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अलग अलग AMC का अलग अलग अकाउंट ओपन कराना होगा और साथ में ना सारे स्टेटमेंट्स को भी चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया था, जो कि है कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली आपको सारी सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपने मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ETFs में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से आपके पास पूरा स्टेटमेंट बनकर आता है। तो उसके लिए भी आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता था कि आप मल्टीपल चीजें एक साथ नहीं चेक कर पाओगे, तो यहाँ पर आपके पास ये सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अब एक और डिफरेंस की बात की जाए तो जब आप डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज कर उस पर मार्जिन लोन ले सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, तो वहां पर आप मार्जिन लोन नहीं ले सकते, बट यस अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन जरूर ले सकते
सकते हो। अब वहीं अगर बात की जाए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और साथ में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की, तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो चीज अलाउड नहीं होती है। एसटीपी और साथ में एसडब्ल्यूपी आप तभी कर सकते हो जब आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। लेकिन अगर बात की जाए कुछ ब्रोकर्स की, तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आपका जो फंड है वो डायरेक्टली एसटीपी कर देते हैं। अगर बात की जाए एसटीपी क्या होता है, इसमें आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है पीरियोडिकली, और साथ में वो जो फंड होता है वो भी डिसाइडेड होता है। जिस तरीके से आप एसआईपी करते हो उसी तरीके से एसटीपी भी होता है, जिसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि एक फंड से आपका अमाउंट निकल के दूसरे फंड में चला जाता है। तो ये आपके लिए सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ही अवेलेबल होगा। अब अगर बात की जाए ईटीएफ्स की, कि आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना आप ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड किए जाते हैं। अब उसके बाद जो एक इशू क्रिएट होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, वो ये होता है कि आप इजीली अपने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। डीमैट अकाउंट में आप इजीली अपने एसेट्स को एक फंड से दूसरी मैनेजमेंट कंपनी या फिर किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर जो एसेट होल्डर है उसकी डेथ भी हो जाती है, तो नॉमिनी को सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना होता है और कुछ डेथ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर वो बहुत इजीली अपने सारे फंड्स को एक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, तो उसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर ट्रांसफर के लिए आपको एक नॉमिनेशन देना पड़ता है और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। साथ में अगर बात की जाए मनी ट्रांसफर की, तो डीमैट अकाउंट में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं होते हैं। आप यूनिट्स में ही अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको लॉस भी फेस करना पड़ता है। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करूं, तो वहां पर आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो इन रुपीस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, आप उसमें से 5000 रुपए विड्रॉ करना चाहते हो अपने म्यूचुअल फंड से, तो आप उसमें 5000 ही मेंशन करोगे, वो भी रुपीस में। लेकिन अगर डीमैट अकाउंट की बात की जाए, तो वहां पर आपको यूनिट्स मेंशन करनी पड़ेंगे कि आपको कितनी यूनिट्स मेंशन करनी है, और यूनिट्स का जो प्राइस होता है वो हमेशा ऊपर या फिर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से आपको अमाउंट का भी लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप काफी ज्यादा कैपिटल को लेकर सिक्योर्ड हो, आप ज्यादा फीस नहीं पे करना चाहते हो, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक ही इन्वेस्ट करना है, तो इन दैट सिचुएशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट में आपको कई सारे चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे और साथ में उसका जो विड्रॉल प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब अगर उस प्रॉब्लम की बात की जाए कि आप एक साथ सारी चीजें नहीं चेक कर सकते, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, जिससे आपको सारी चीजें एक साथ पता चल जाएंगी। अगर आप लोन लेना चाहते हो, तो भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हो थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो मैं आपको ये बोलूंगी, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टर हो, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको ज्यादा चार्जेस नहीं पे करने, तो आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी कि SOA बेस्ट रहेगा। सो एट लास्ट आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर पिक्चर मिला होगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बेटर ऑप्शन चूज करोगे। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।